एंग्री बर्ड्स 2010 की शुरुआत में सबसे सफल खेलों में से एक था, जिसने डाउनलोड रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे अधिक नशे की लत वाले सेल फोन गेमों में से एक बन गया। इस हद तक कि इसने हमें क्लासिक स्नेक गेम को पीछे छोड़ दिया। एंग्री बर्ड्स की सफलता ऐसी थी कि इसने ब्लैकबेरी तक अपनी जगह बना ली। यह विंडोज स्टोर, एंड्रॉइड, iOS, प्लेस्टेशन जैसे कंसोल तक पहुंचने में कामयाब रहा और आप इसे PSP पर भी डाउनलोड कर सकते थे। हालांकि एक पहलू जिस पर आम जनता का ध्यान नहीं गया और जिसे आज भी बहुत कम लोग याद रखेंगे जब तक कि आप एंग्री बर्ड्स के हाल के संस्करणों को खेलना जारी नहीं रखते, वह ये है कि इस गेम में बहुत सारी छिपी हुई विद्या या कहानी है। बेशक आधार बहुत सरल है, सब कुछ पिग्गी द्वीप या पिग्गी द्वीप पर होता है, जहाँ कुछ छोटे हरे सुअर हर कीमत पर द्वीप पर रहने वाले पक्षियों से उनके अंडे चुराने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा जिससे किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि पक्षी क्रोधित हो जाते हैं और सुअर के बच्चों पर बहुत ही आत्मघाती तरीके से हमला करने का फैसला करते हैं। इस प्रकार 2009 के अंत के बाद से हमारे पास कई गेम, कॉमिक्स, एनिमेटेड श्रृंखला, फिल्में और कुछ अन्य अजीब प्रयोग हैं, जहां हमने दो गुटों के बीच अंडे के लिए अंतहीन लड़ाई का बारीकी से पालन किया है। हालांकि आमतौर पर इन शीर्षकों में हमेशा सुअर और पक्षी ही होते हैं। पहले खेलों के बाद से हमें मानव सभ्यता के संदर्भ मिले हैं, जिनमें उन सामग्रियों से लेकर जिनके साथ सुअर अपनी संरचनाएं बनाते हैं, कुछ घरेलू उपकरणों और अन्य वस्तुओं तक लुप्त प्राय पक्षियों और रेडियोधर्मी हरे सुअरों की तुलना में इनका मानव सभ्यता से अधिक लेना देना है, जो हमें आज के वीडियो के सवाल पर लाता है कि एंग्री बर्ड्स में इंसानों का क्या हुआ। यह वह रहस्य होगा जिसे हम आज लुगिया के इस एपिसोड में सुलझाएंगे, जो अगले व्यावसायिक ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, जिसे आपको छोड़ने से मना किया जाएगा या हमें एंग्री बर्ड्स की तरह आपके अंडे चुराने होंगे। अब वापस आते हैं आज के रहस्यमयी रहस्य पर। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि एंग्री बर्ड्स की पृष्ठभूमि कुछ हद तक जटिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें किंगडम हार्ट्स स्तर की कहानी हो, बल्कि इसलिए कि इसे कैसे विकसित किया गया था। ये पता चला है कि विकासशील स्टूडियो रोवियो एंटरटेनमेंट को कोई अंदाजा नहीं था कि वह एंग्री बर्ड्स के साथ क्या कर रहा था। फ्रेंचाइजी को दुहने के अलावा जैसे कि कल था ही नहीं। आप देखिए, एंग्री बर्ड्स को रिलीज करने से पहले रोवियो लगभग 2 बार दिवालिया हो गए थे और ठीक 2010 की शुरुआत में जब ऐसा लग रहा था कि उस स्टूडियो का अंत अपरिहार्य था, वे सुसाइड बर्ड्स गेम से सफलता के साथ सबसे असंभव वापसी करने में कामयाब रहे। ये देखकर कि उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है, लगभग शाब्दिक रूप से वे इतने रचनात्मक थे कि साल दर साल एंग्री बर्ड्स ब्रांडेड बैंक नोटों को मुद्रित करने के नए तरीके ढूंढते रहे। लेकिन उनकी रचनात्मकता का स्तर फ्रेंचाइज को सच्ची निरंतरता देने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गेम मूल कहानी में बताई गई बातों से काफी हद तक भटक जाता है, जिससे इस वीडियो गेम के पहले संस्करणों में जो पहले से ही स्थापित था उसके साथ विसंगतियां और टकराव पैदा होता है। अंततः वर्ष 2022 में कई हिट और कई असफल गेम जारी करने के बाद रोवियो ने आधिकारिक तौर पर एंग्रीवर्स की घोषणा की, साथ ही उस छवि के साथ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां उन्होंने पुष्टि की कि इस फ्रेंचाइजी की अपनी मल्टीवर्स है। श्रृंखला की विसंगतियों को स्पष्टीकरण देने के लिए यह तर्क देते हुए कि अलग अलग ब्रह्मांड हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मांड क्लासिक है, वह है मूल सुपर एंग्री बर्ड्स नामक सुपर हीरो शैली का ब्रह्मांड, और निश्चित रूप से फिल्म में एक जो अपने आप में बहुत स्पष्ट था कि यह किसी अन्य समय रेखा में सेट किया गया था। बेशक कई अन्य ब्रह्मांड हैं, लेकिन उन्हें इस विषय के लिए प्रासंगिक नहीं माना जाता है। और अंकल रोवियो के अनुसार इस मल्टीवर्स के पीछे का विचार समुदाय के साथ मिलकर ईस्टर अंडे खोजने के लिए काम करना है, जो इन सभी कहानियों को जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, वे भी नहीं जानते कि इस गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जाए, और वे चाहते हैं कि समुदाय स्वयं इस फ्रेंचाइज की विद्या को व्यवस्थित करने का प्रभारी हो। इसलिए रोवियो के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमने यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया। यह सभी संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप समझ सकें कि विषय के संबंध में मैं आपको जो भी उत्तर दे सकता हूँ वह अंतिम शब्द नहीं है। मेरा मतलब है, भले ही हमारे पास रोवियो से बेहतर तर्क हो, टिप्पणियों में ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस ब्रह्मांड की विद्या में अधिक पारंगत हैं और हमें एक सर्वोच्च तार्किक स्पष्टीकरण देते हैं, जिसे रोवियो के आने और घोषणा करने पर अगले गेम में बदल दिया जाएगा। द्वीप पर हमेशा से एक सभ्यता छिपी हुई मानव रही है, जो कभी भी पक्षियों या सुअरों के साथ रास्ते में नहीं आई। यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देने के बाद अब समय आ गया है कि हम स्वयं को इस रहस्य में डुबो दें। हम क्लासिक एंग्री बर्ड्स ब्रह्मांड पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, क्योंकि यह बाकी की तुलना में अधिक प्रासंगिक होने के अलावा उद्धरणों में सबसे अच्छी तरह से संरचित है, क्योंकि हमारे पास संक्षिप्त उत्तर देने के लिए कुछ ब्रह्मांडों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, जबकि अन्य में उत्तर बहुत स्पष्ट है, जैसे सुपर एंग्री बर्ड्स की कहानी में जहां पक्षी दिन ब दिन मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। क्लासिक ब्रह्मांड के संबंध में यह क्लासिक एंग्री बर्ड्स ब्रह्मांड, एंग्री बर्ड्स सीजन, एंग्री बर्ड्स रियो, एंग्री बर्ड्स बैड पिग्गीज, एंग्री बर्ड्स टून्स और कुछ कॉमिक श्रृंखला की मूल किस्त से बना है। स्टेला और कई अन्य सहयोगों जैसे अन्य स्पिन ऑफ भी हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण ब्राउजरों, एप्लीकेशन और फ्रेंचाइजी के लिए कुछ डेमो पेश करते हैं, लेकिन जिन पहले का मैंने उल्लेख किया है वे सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। पहले शीर्षक में हम मनुष्यों की उपस्थिति के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ सामग्रियों से परे जो सुअर अपने निर्माण के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन एंग्री बर्ड सीजन में उन्होंने हेलोवीन थीम के साथ कुछ स्तर जारी किए हैं, जहां हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि द्वीप पर कंकाल है मनुष्यों से संबंधित।
यह क्लासिक एंग्री बर्ड्स ब्रह्मांड में मानव प्रजाति के अस्तित्व की पुष्टि करता है। अन्य ब्रह्मांडों के विपरीत, जैसे कि फिल्मों में जहां ऐसा लगता है कि मानव या तो कभी अस्तित्व में नहीं थे या बहुत पहले ही विलुप्त हो गए थे, जिससे अन्य प्रजातियां जैसे पक्षी और प्रमुख प्रजातियां बची थीं। प्लैनेट। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि वे हैलोवीन सीजन के लिए थीम आधारित स्तर हैं और इसलिए हमें उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन यह एकमात्र समय नहीं है जब मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एंग्री बर्ड्स टून्स नामक एक श्रृंखला है जिसका प्रसारण जिंगल येल्स नामक एक क्रिसमस एपिसोड है जो सांता क्लॉज के पिग्गी द्वीप के ऊपर से उड़ान भरने के साथ समाप्त होता है। और यद्यपि केवल उसका छायाचित्र देखा जा सकता है, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वह सफेद दाढ़ी वाला छोटा स्वर या मानव आकार का पक्षी नहीं है। वह शारीरिक रूप से मानव सांता क्लॉज है। इसी श्रृंखला में हम द्वीप पर मानव प्रौद्योगिकी का अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत खास है। जो कारें हम देखते हैं वे पुरानी हैं, जैसे वॉक्सवैगन बीटल, और मॉडलों पर ध्यान दें तो वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित हो सकती है। हमारे पास एक पोलरॉइड या इंस्टेंट कैमरा भी है जिसका निर्माण 1940 के दशक के अंत में शुरू हुआ और आने वाले दशकों में पुराने लैंप, सुपर 8, प्रोजेक्टर और पुराने टेलीविजन को जोड़कर इसके डिजाइन में सुधार किया गया। अजीब बात है, यह द्वीप पिछली शताब्दी की वस्तुओं से भरा हुआ है और विशेष रूप से टून्स में देखा जा सकता है। इसके अलावा कॉमिक्स में हमारे पास मनुष्यों के संदर्भ भी हैं, क्योंकि द्वीप के निवासियों को लगातार कुछ वस्तुएं मिलती हैं जिन्हें वहां खींचा गया था। लेकिन सबसे ऊपर सूअर और पक्षी दोनों मानव वस्तुओं से व्यापक रूप से परिचित हैं। सबसे दिलचस्प में से एक बिजूका है, क्योंकि एक अवसर पर सूअर के बच्चे अपने दुश्मनों को डराने और अंडे चुराने के लिए इस मानव आविष्कार का उपयोग करते हैं, जो शुरू में काम करता है। और एंग्री बर्ड्स इस शक्तिशाली और प्राचीन कलाकृति को पुराने प्राकृतिक दुश्मनों में से एक के रूप में पहचानते हैं, पक्षियों का। और अगर वे बिजूका से डरते हैं तो इसका कारण यह है कि वे किसी समय इंसानों के साथ रह चुके हैं। तो सिद्धांत नंबर 1, शायद द्वितीय विश्व युद्ध जैसे कुछ संघर्षों के बाद मानवता ने खुद को खत्म कर लिया था, या यह एक वैकल्पिक ब्रह्मांड भी हो सकता है जहां शीत युद्ध हमारी सभ्यता के लिए बहुत बुरी तरह समाप्त हुआ। द्वीप पर आने वाली बहुत विशिष्ट तकनीक को देखते हुए यह पूरी तरह से समझाएगा कि हम अपनी प्रजातियों को इस ब्रह्मांड के मुख्य कथानक में हस्तक्षेप करते हुए क्यों नहीं देखते हैं। और शायद द्वीप की पक्षियों और सुअरों जैसी प्रजातियों को एक दूरस्थ स्थान पर शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। परमाणु सर्दी से खुद को बचाने के लिए यह द्वीप बाकी दुनिया से बहुत दूर है और अत्यधिक विनाशकारी क्षमताओं वाले सैन्य हथियारों से सुरक्षित रहे। इससे यह भी पता चलेगा कि सूअर के बच्चे रेडियोधर्मी हरे रंग के क्यों होते हैं और पक्षियों के विलुप्त होने का खतरा क्यों है। और मैं संपादक की राहत के लिए इस वीडियो के लिए शोध यहीं छोड़ने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि क्लासिक ब्रह्मांड की एक और महत्वपूर्ण किस्त एंग्री बर्ड्स रियो एक ऐसी कहानी बताती है जो मूल रूप से है रियो फिल्म, लेकिन नायक के रूप में एंग्री बर्ड्स के साथ, जिसका अर्थ है कि मनुष्य इस खेल में व्यक्तिगत रूप से दिखाई देते हैं और पिछले सिद्धांत को नष्ट कर देते हैं। ये मूल रूप से फिल्म का कथानक है। निगेल नाम के एक कॉकटू को पता चलता है कि पिग्गी द्वीप पर स्थित पक्षियों की कई प्रजातियां इतनी विदेशी हैं कि उनके लिए पर्याप्त इनाम है। इसके कारण निगेल इन पक्षियों को पकड़ने और उन्हें मानव तस्करों तक पहुंचाने में मदद करता है, जो ऑफ स्क्रीन दिखाई देते हैं। और बाद में फ्रेडी और कंपनी जैसे सामान्य नायक खुद को मुक्त करने में कामयाब होते हैं और एक नई लड़ाई शुरू होती है, इस बार कुछ बंदरों के खिलाफ, जैसा कि फिल्म में है। और हेबल स्तरों के बीच वॉली और कार्निवल में हम स्तर की पृष्ठभूमि में संदिग्ध रूप से विकिरण मुक्त मनुष्यों को देखते हैं। यह विशेष रूप से अजीब है क्योंकि यह उन सभी चीजों को पुनः संदर्भित करता है जो हम देख रहे हैं, और मैंने यहाँ तक सोचा कि यह रोवियो की ओर से एक निरंतरता त्रुटि थी। बच्चों की फिल्म की कहानी को सर्वनाश के बाद के पक्षियों की गाथा के साथ फिट करना अजीब नहीं होगा। मेरा मतलब है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, सिवाय उन सभी सबूतों की छोटी सी समस्या के जो हम वीडियो के दौरान देख रहे हैं, और यह तथ्य कि मनुष्य द्वीप पर नहीं आए हैं, केवल प्रौद्योगिकी के अवशेष हैं, या कम से कम यही तो है, पहले तो मुझे ऐसा लगा। तथ्य यह है कि मनुष्यों से संबंधित हर चीज काफी पुरानी तकनीक है, बल्कि यह सुझाव देती है कि द्वीप पर आने वाले मनुष्य पिछली शताब्दी के जहाजों पर यात्री थे, जहां समुद्री यात्रा मुख्य थी और हवाई यात्रा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में, ये सबसे अधिक संभावना है कि ऐसे कई इंसान थे जो गलती से पिग्गी द्वीप पर पहुंच गए थे। वे भगोड़े थे जो कभी भी सभ्यता में लौटने में कामयाब नहीं हुए। ये पहली आधिकारिक एंग्री बर्ड गाइड में कही गई बात से सहमत है, जहां यह निर्दिष्ट किया गया है कि यह द्वीप एक अज्ञात स्थान पर स्थित है, एक दूरस्थ स्थान जिसे आप किसी भी मानचित्र पर नहीं ढूंढ पाएंगे, या कम से कम ऐसा ही होगा। यह शुरुआत में हुआ करता था, क्योंकि जो लोग द्वीप पर खो गए थे वे कभी भी बच नहीं सकते थे। यह बरमूडा त्रिकोण जैसा कुछ था,
लेकिन छोटे हरे सुअरों के साथ। हम यह भी मान सकते हैं कि वर्तमान युग में कुछ मानव समूहों ने द्वीप का नक्शा बनाने या कुछ विदेशी नमूने निकालने की कोशिश की है, लेकिन बुरी तरह विफल रहे हैं, जो यह बताएगा कि केवल तस्करों की ही रुचि क्यों है और प्रजातियों का बहुत संक्षिप्त विवरण केवल हो सकता है द्वीप के अंदर पाया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में लापता लोगों के कारण अन्य सभी प्रकार की छापेमारी रोक दी गई है और केवल अपराधी ही बचे हैं। एक खोए हुए द्वीप की यह पूरी स्थिति, जो क्लासिक ब्रह्मांड में केवल भगदड़ या जहाजों के मलबे को आकर्षित करती है, रॉबियो के मनुष्यों को अन्य आयामों में रखने के निर्णय को भी रास्ता देती है, जैसे कि कैमियो या माध्यमिक भूमिकाएं जो मेज के नीचे अधिक होती है, जो आमतौर पर नहीं होती हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि वे बेहद अजीब, असुविधाजनक प्रयोग हैं और वे एंग्री बर्ड्स लीजेंड्स की तरह फ्रेंचाइज से हर खास चीज छीन लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।